नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी मेंस का सिलेबस देखेंगे कि क्या सिलेबस है बीपीएससी जीएस1 और जीएस2 का। मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा और उसके साथ में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आगे की रणनीति तय की जाए बीपीएससी पीटी को लेकर या फिर बीपीएससी मेंस को लेकर। देखिए, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, बच्चों की ये जेन्युइन कंसर्न है। स्टूडेंट्स हैं तभी टीचर हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। टीचर से स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो हम पढ़ाएंगे किसको। और उनका पहला कंसर्न सिलेबस नहीं है, उनका पहला कंसर्न कट ऑफ नहीं है। उनका पहला जो कंसर्न है वो है कि बीपीएससी को सही से आकर जवाब देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम सही से नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी बात कि वो बीपीएससी के ऊपर में ट्रस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बता रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम सेंटर पर समय से पेपर नहीं मिला। कोई बता रहा है कि बोर्ड पर आंसर लिखा गया था, कोई बता रहा है कि कदाचार हुआ है, कोई बता रहा है कि फिक्सिंग हुआ है, सीरियल नंबर सेम है। पहली बार ही मैंने देखा है कि बीपीएससी में या किसी भी सिविल सर्विसेज के लेवल पर क्वेश्चन का और जो ओएमआर सीट है उसका सीरियल नंबर सेम है। मुझे नहीं पता कि सीरियल नंबर अलग होना और सेम होने से क्या होता है, लेकिन एक चीज़ है कि सीरियल नंबर सेम होना सही नहीं माना जाता है ओएमआर सीट का और क्वेश्चन बुकलेट का। बिहार एसआई में सेम रहता है, लेकिन वहाँ पर फिर क्या होता है ना कि आपको क्वेश्चन बाहर लाने नहीं दिया जाता है। पहली बार ही ऐसा देखा। हो सकता है मैं अज्ञानी हूँ इस मामले में, मुझे अल्पज्ञ हूँ, मुझे नहीं पता हो, मैं गलत हूँ, हो सकता है। लेकिन बीपीएससी को बिहार के जो आयोग है, सबसे बड़ी आयोग बिहार स्टेट लेवल की है, उसको बच्चों से संवाद करना चाहिए डायरेक्ट, प्रेस के थ्रू, मीडिया के थ्रू नहीं, डायरेक्ट संवाद करना चाहिए। परीक्षा से पहले आपने नहीं किया, परीक्षा के बाद ही कीजिए। बहुत सारे कंसर्न हैं उनके और जेन्युइन कंसर्न है। बापू सभागार में क्या हुआ है ये उनका जेन्युइन कंसर्न है। पेपर को लेकर वो परेशान नहीं है। पेपर में तो आपने बंटाधार किया ही है। 69 बीपीएससी का जब पेपर दे के बच्चे निकले, कठिन पेपर था लेकिन फिर भी खुश थे, नाराज़ नहीं थे आपसे। आयोग के ऊपर कोई वो चीख चिल्ला नहीं रहे थे। वो पेपर बाइकआउट करने की, पेपर को कैंसिल करने के लिए नहीं बोल रहे थे। जबकि 69 बीपीएससी पेपर आज तक का सबसे कठिनतम पेपर था। बच्चों को कठिन पेपर से डर नहीं लगता है, बच्चों को आपके ऊपर भरोसा नहीं रहा है अब। तो उस भरोसे को कायम करने के लिए कृपया करके बच्चों से संवाद करें डायरेक्ट ही। उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका आंसर दें, कहाँ पर क्या हुआ है, किस प्रकार से एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया है, कैंसिल नहीं किया जा रहा है, और बापू सभागार जो है वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर क्या हुआ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे दूसरे राज्य से आए, उनको पेपर तक नहीं मिला है। तो ये चीज़ सही नहीं है, ये ट्रेंड सही नहीं है कहीं से भी। वो आपको क्लियर करना ही चाहिए। बच्चे आप पर भरोसा नहीं करते हैं। आंदोलन का क्या है मुझे नहीं पता है, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पता है मुझे। पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है, आयोग ने बताया कि नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन आयोग पर बच्चे भरोसा नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये बंधुओं देखिए, सिलेबस ये 2017 लिखा हुआ है इन्होंने, 2017 में इन्होंने दिया था, 2017 में दिया था। ये 2024 बीत रहा है, कुछ दिनों में बीत जाएगा, 2025 आने वाला है। ये 10 साल पहले का सिलेबस, इसमें तो निबंध तक नहीं लिखा हुआ भाई। कम से कम सिलेबस तो अपडेट कर लो यार अपने वेबसाइट पर। ये बीपीएससी की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, बीपीएससी की वेबसाइट पर आपको भी मिल जाएगा। साइड में जो बना हुआ रहता है बीपीएससी की वेबसाइट पर, वहाँ पर सिलेबस लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो अपडेटेड का चमकता रहता है एक, वहाँ पर आपको सिविल सर्विसेज का सिलेबस दिख जाएगा। हालांकि ये अपडेटेड नहीं है। ये देखिए, इसके अनुसार क्या बताया गया है। सामान्य हिंदी 100 अंकों का परीक्षा होता है, जीएस1 जीएस2, और पहले ऑप्शनल पेपर होता था 300 मार्क्स का, जो अब 100 मार्क्स का कर दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है उसमें, और आपको जनरल बच्चे हैं तो आपको 40 नंबर लाना पड़ेगा। इस बार एक स्टूडेंट 352 मार्क्स लेकर आया है, लेकिन उसके ऑप्शनल में 39 मार्क्स हैं और वो फेल है। इसलिए मैं बोलूँगा कि ऑप्शनल को भी सीरियसली लीजिएगा। आप हिस्ट्री रख सकते हैं, ज्योग्राफी रख सकते हैं, पॉलिटी रख सकते हैं। ऐसे सब्जेक्ट रखिए जो आपका जीएस में कंक्लूड हो जाता है, उसको अलग से ना पढ़ना पड़े। ये हो गया आपका क्या, तो 4 एग्जाम में पेपर होते हैं। एक जीएस1 में आपका हो गया, जीएस2 हो गया, एक आपका हिंदी हो गया और एक आपका एसए का पेपर हो गया। ये 4 पेपर होते हैं आपके पीटी एग्जामिनेशन में। पीटी में 4 मेंस एग्जामिनेशन, ये 4 पेपर होते हैं। मेंस में 4 पेपर होते हैं। देखिए, पीटी का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। एग्ज़ाम से पहले याद कीजिए, एग्ज़ाम से पहले जब मैंने 2 दिन और वीडियो बनाया था
मैं उसमें बार बार एक चीज़ आपको बोलता था कि वहाँ पर लिखा रहता है मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न होंगे जो मानसिक योग्यता को जांचेंगे। अब फॉस्फोरस पूछ के या फिर पटना शाही पटना में है ये पूछ के कौन सी मानसिक योग्यता ये जांच रहे मुझे नहीं पता है, लेकिन पेपर जो है उसका लेवल सिविल सर्विसेज का अभ्यर्थियों के लिए कतई नहीं था। ये तो पीटी का हो गया, हमें इसको नहीं पढ़ना है बंधुओं। ये प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम लिखा हुआ है, ये अभी हमें नहीं देखना। हमें किसका देखना है? परीक्षा के लिए मानक पाठ्यक्रम के विवरण, मुख्य परीक्षा यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंस एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, मेंस एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। निबंध जो आपका आता है वो 300 मार्क्स का अलग से पेपर ही आता है। सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में 30 अंकों के निबंध होंगे, व्याकरण 30 अंक, वाक्य विन्यास 25 अंक, संक्षेपण 15 अंक। हिंदी का पेपर बहुत आसान होता है, लेकिन वो मुझे आसान लग सकता है, कई सारे और अभ्यर्थियों को लग सकता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, कभी भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम में किसी पेपर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हल्के में लेने पर कई बार दुविधा प्रकट हो जाती है। देखिए यहाँ पर ये हिंदी है, इसमें आपको 30 मार्क्स मात्र लाने हैं। 30 मार्क्स लाने आप पास हो जाएंगे। ये पास करने के लिए इसका अंक नहीं जुड़ता है। GS1 यहाँ पर दिया हुआ है और GS1 का यहाँ पर विस्तार दिया हुआ है। ये GS2 का विस्तार है, ये GS2 का सिलेबस है। देखिए GS1 में सबसे पहला क्या कहा गया बंधुओं? सबसे पहला कहा गया है आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत यहाँ पर लिखा हुआ है, और भारतीय संस्कृति यानी कि कल्चर का भी हिस्सा है। कल्चर का बेस भारतीय संस्कृति लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? भारतीय संस्कृति लिखा हुआ है, कल्चर लिखा हुआ है। पढ़ेंगे हम लोग और कौन कौन सी चीज़ें हैं भाई? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घटनाक्रम, जिसको बच्चे क्या बोल देते? IR पूछा है। नहीं 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 नहीं, IR से 2 ही सवाल आते हैं। कितने सवाल? 2 सवाल आते हैं। 2 सवाल अभी तक का जो ट्रेंड है उसके अनुसार 2 ही आता है। लेकिन सवाल किससे फिर पूछे जाते हैं? तो देश में जो घटनाक्रम हो रहा है, जो अपने देश में करंट अफेयर है, देश के लेवल का जो करंट अफेयर है, मैं आपको पेपर दिखाऊंगा। सिलेबस अभी ऊपर ऊपर दिखा रहा हूँ, फिर पेपर दिखाऊंगा आपको, जिससे पता चले क्या पढ़ना है। तो देश के लेवल का जो करंट अफेयर है भाइयों बहनों, वो पूछा जाता है आपसे सबसे ज़्यादा। यानी कि अगर करंट अफेयर के 10 सवाल आ रहे हैं तो उसमें से 7 से 8 सवाल किसके होते हैं? तो अपने नेशनल करंट अफेयर के होते हैं, या फिर उसमें बिहार स्पेशल का करंट अफेयर इंक्लूड हो सकता है, बिहार स्पेशल इंक्लूड हो सकता है। बाकी जो 2 सवाल होते हैं, कभी कभी बहुत दिनों में इस तरह का घटनाक्रम बन जाता है कि भाई IR का इस बार वेटेज ज़्यादा रहा तो 3 सवाल उसने पूछ लिया, बाकी आपसे सवाल नहीं पूछा जाता है। 2 ही सवाल पूछा जाता है IR का। हाँ, क्या है ये? लॉन्ग फॉर्मेट पूछा जाएगा आपसे IR में। तो यानी कि जो आपका 2 DI का सवाल है और 2 IR का सवाल है, अगर ये 4 सवाल आपने सही कर लिया तो आपका GS1 में नैया पार। जो भी GS1 में DI कर लेते हैं अच्छे से, IR अच्छे से कर लेते हैं और करंट अफेयर को सही से 2-4 सवाल अटेम्प्ट कर देंगे, वैसे अटेम्प्ट तो सारे करने चाहिए, तो आपके GS1 में शानदार मार्क्स बन सकते हैं। IR का तैयारी कैसे करें? मात्र 10 टॉपिक मैं बता दूंगा आपको, उससे हो जाएगा आपका, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब जरा GS1 का विस्तार करते हैं। विस्तार लिखा हुआ BPSC ने, देखिए यहाँ पर विस्तार लिखा हुआ है, जरा ध्यान से पढ़िएगा इसको। आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ में, किसके संदर्भ में बोल रहा है? तो बिहार के विशेष संदर्भ में बोल रहा है भाई। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से, यानी कि 19वीं शताब्दी यानी कि 1850 से, मध्य भाग यानी कि 1850 से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्र और नेहरू, 3 लोगों का नाम लिखा हुआ है, जिस तीनों में से एक सवाल लॉन्ग फॉर्मेट में तय होता है। गांधी, नेहरू जी और टैगोर, ये आपको कहाँ से मिलेगा? अगर शौक हो, शौक वाले बुक के जिनको शौक हो, जैसे मुझे है, तो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की, क्या बोल रहा हूँ मैं? स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन है, जिसका जो राजीव अहिर आप पढ़ते हैं ना मॉडर्न हिस्ट्री, तो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन है। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की एक थिंकर्स की बुक ही आती है जिसका नाम ही है गांधी, नेहरू, टैगोर। वो बुक लेकिन महंगी है, वो पतली सी है, छोटी सी बुक है, इतनी छोटी सी है, पॉकेट बुक टाइप का लगेगा, लेकिन वो 300 साढ़े 300 बुक आती है, तो वो आप ले लीजिएगा। उसमें आपको गांधी, नेहरू, टैगोर ये तीनों मिल जाएंगे। उसका PDF भी ऑनलाइन अवेलेबल होता है गुरु, वो भी सर्च करना तो PDF भी मिल जाएगा। गांधी, नेहरू, टैगोर, उसमें अम्बेडकर भी मिल जाएंगे, और भी जो भारत के बड़े बड़े थिंकर हुए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो लोहिया भी मिल जाएंगे, डॉक्टर लोहिया, जिनके बारे में BPSC इंटरव्यू में खूब पूछती है डॉक्टर लोहिया के बारे में। तो 3 कौन हो गए? 3 थिंकर हो गए। 1850 के बाद का इतिहास है,
1850 के बाद का इतिहास है, जिसमें मुख्य रूप से 1850 से 1947 तक, और सबसे ज़्यादा सवाल अगर मैं बोलूँ तो 1885 से लेकर और 1920 तक के कालखंड से पूछा जाता है। 1920 यानी कि 1885 यानी कि सबसे पहले क्या हो गया आपका, सबसे पहले उदारवाद, कांग्रेस उदारवाद इनका सबसे फेवरेट टॉपिक है गुरु। हर दूसरे साल कांग्रेस उदारवाद रटते रहते हैं, हर दूसरे साल ही सवाल पूछते हैं। कांग्रेस की स्थापना, राष्ट्रवाद का विकास, नेहरू जी, टैगोर जी, ये सब क्वेश्चन फिक्स होते हैं। GS1 आपका सबसे बड़ा स्कोरिंग हिस्सा होगा, और दूसरा होगा हिंदी माध्यम में निबंध। ठीक है, ये जो चीज़ हो गया। बिहार के आधुनिक इतिहास का संदर्भ प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा प्रौद्योगिकी, बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास। BPSC के हर दूसरे साल पेपर रिपीट हुआ है, एक ही सवाल बार बार पूछा गया। चंपारण सत्याग्रह भी बार बार पूछा गया। चंपारण सत्याग्रह जो है उसका महत्व, अब बच्चों के महत्व पूछे जाते हैं। आंसर राइटिंग में यही सब चीज़ तो सिखाता हूँ। आंसर राइटिंग शुरू हो रहा है अपना 20 दिसंबर से, मुझे याद आ गया तो बता दिया मैंने आपको। जिसमें GS का भी आंसर राइटिंग शुरू होगा, NCERT का शुरू होगा। जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखना आता है NCERT में जुड़े, जिनको थोड़ा बहुत लिखना आता है GS में जुड़े, और एक अलग से ग्रुप निबंध का भी शुरू होगा, जो केवल निबंध लिखना चाहते हैं। सारे ग्रुप में निबंध है, निबंध में तो निबंध होगा ही। GS में सैटरडे को निबंध है, NCERT में भी सैटरडे को निबंध है। अगर आपको जुड़ना हो तो बताइएगा। फीस भी काफ़ी कम कर दिया है, 2 मंथ का 500 लगेगा आपको, लेकिन सीख जाएंगे आप। 200 मार्क्स आए मेरे बच्चों के निबंध में, क्यों नहीं बोलूँगा भाई, उनके पीछे मैं भी मेहनत करता हूँ। आ जाइए यहाँ पर, देखिए मैं आपको अब समझाता हूँ। चंपारण हो गया, और बिहार का पाश्चात्य शिक्षा का विकास हो गया। ये कुछ बंधे हुए सवाल हैं जो हर वर्ष ही लगभग में पूछे जाते हैं। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न होंगे। जैसे क्या होगा प्रश्न बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में, जैसे मान लीजिए अगर आधुनिक ट्रेंड को देखें, शॉर्ट आंसर में पूछ सकते हैं बिहार में किसान आंदोलन, जो मैं बच्चों से लिखवाता हूँ। एक और पूछ सकता है बिहार की महिलाओं का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, ये भी मैं बच्चों से लिखवाता हूँ। उसके बाद से क्या पूछ सकता है कि भाई बाबू कुंवर सिंह वाला पहले सवाल खूब पूछता था, लेकिन अब नहीं पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद संथाल विद्रोह, ये तय टॉपिक है, बहुत बार पूछा है, इसको अलग से पढ़ना है। बिरसा आंदोलन, ये सब मैं लिखवाता हूँ। चंपारण सत्याग्रह 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा क्या पूछा है तो मैं बताता हूँ। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। सवाल के 2 हिस्से होते हैं और लिखा रहता है, जैसे सवाल 20 नंबर का है तो आपको पता है BPSC में कई बार क्या करते हैं, वो लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? 10 + 10 = 20। आपने देखा है क्वेश्चन के बगल में ये लिखा हुआ 10 + 10 = 20 लिखा हुआ देखा है। इसका क्या मतलब होता है कि इस दिए हुए सवाल के 2 हिस्से हैं। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, ये आपको स्पष्ट करें। उसका बाद दूसरा हिस्सा क्या देगा, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के योगदान को भी स्पष्ट कीजिए। यानी कि पहला हिस्सा अगर आपने लिखा तो आपको 10 मार्क्स श्योर हो गया, फिर उसी सवाल का दूसरा हिस्सा लिखा तो फिर 10 मार्क्स आपका श्योर हो गया। आपने देखिएगा क्वेश्चन के बगल में इस प्रकार से लिखा रहता है 16 + 16 = 32, 5 + 5 = 10, इस प्रकार से लिखा रहता है। तो यानी कि सवाल के 2 हिस्से हैं, बिहार स्पेशल इस हिसाब से इंक्लूड किया जाता है। इसको लेकर मैंने ये उदाहरण दिया है आपको। ज़रा डिटेल में सिलेबस को समझिए। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमें जाना कहाँ है, तब तक हम तैयारी कैसे करेंगे जाने का। अगर मुझे पटना जाना होगा तो मुझे टिकट लेना पड़ेगा ना, तो पहले मुझे पता तो होना चाहिए कि भाई जाना कहाँ है और किस लिए जाना है। तो सिलेबस तो पहले पता दो। परीक्षार्थी से आशा की जाती है, आपसे क्या आशा कर रहे हैं कि मौर्य काल और पाल काल की कला, पटना कलम, ये सारे टॉपिक हैं की विशेषताओं से परिचित होंगे। लेकिन इसमें एक और चीज़ जोड़ लीजिए, मिथिला पेंटिंग, क्योंकि करंट में चर्चा में रहता है। मौर्य कला, पाल कला का गुप्त कला भी जोड़ लीजिए। अब इन्होंने कला को और विस्तार दिया, भारत में मंदिर कला जोड़ लीजिए। इन्होंने गुहा आर्ट भी पूछा, गुहा का मतलब गुफा होता है, गुहा आर्ट भी पूछ चुके हैं। ये मंदिर कला, गुहा आर्ट हो गया। एक और फेमस है भारत में, कौन कौन सा, तो भाई गंधार और मथुरा कला, इन दोनों का संबंध है बुद्ध से तो और बाकी देवी देवताओं से, तो इसलिए ये भी पूछा जाता है। और कौन सी कला हो सकती है, तो मंजूषा आर्ट, मंजूषा को भी क्यों छोड़े भाई। मंजूषा जो है ये भागलपुर के क्षेत्र में प्रचलित आर्ट है, इसमें सांप का बड़ा योगदान होता है, स्नेक, वो हर चित्र बनाया जाता है। जिस प्रकार से मिथिला पेंटिंग में मछली होती है ना, उसी प्रकार से मंजूषा में सांप बनाया जाता है। तो इसलिए ये भी आपको कर लेना चाहिए। उसके पश्चात DI दिया हुआ। अब देखिए DI जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे कम हम लोग इस पर ध्यान देते हैं, लेकिन आपका ये मजाक में ना काफ़ी सारे आपके नंबर ले आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कम पढ़ना होता है। कम पढ़ना मतलब कैलकुलेटर अलाउ होता है एग्ज़ाम में, सिंपल कैलकुलेटर आप लेकर जा सकते हैं। और इसमें होता क्या है ना कि आप बस PYQ 10 वर्षों का उठाइए और स्टॉप वॉच लगा करके उसको कोशिश कीजिए कि आधे घंटे 35 मिनट में उसको निपटा दें।
कैलकुलेटर की मदद से। और सिंपल गुना भाग होता है। 10वीं कक्षा आपने पास की है तो आपको परसेंटेज पता होगा, समानुपात, अनुपात, ये सब पता होगा। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं बंधुओं। जैसे इस प्रकार का सर्किल बनाया रहेगा। अब सर्किल 360 डिग्री का होता है, तो इसमें दिया 60 डिग्री मोटरसाइकिल, तो यानी कि उसका कितना परसेंट हो जाएगा, यही निकालना रहता है। तो कैलकुलेटर रहेगा तो आप झट से निकाल सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ है, मैं बता देता हूँ, करेक्शन, कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। उस पर कमांड करना पड़ेगा आपको। वो कैसे कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस के द्वारा। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि विद इन द टाइम स्टॉप वॉच लगाकर आप PYQ उठाइए। PYQ का आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। कहीं कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं होती इसको लेकर। जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है वो भी DI से खेल सकते हैं, क्योंकि कुछ होता ही नहीं इसमें। सोचिए कैलकुलेटर दे दिया और आपको बोल रहा है कि जोड़ घटाओ गुना भाग कीजिए। बोलने में थोड़ा ज़्यादा आसान लग रहा है, उतना आसान भी नहीं होता, लेकिन मैथ्स बैकग्राउंड से इसका कोई लेना देना नहीं होता। आप आसानी से इसमें सारे के सारे 70 प्लस में स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पूरे पेपर से 70 प्लस, 2 सवाल से 70 प्लस, बाकी पूरे पेपर 70 प्लस। 140 प्लस तो टॉपरों के आए हैं GS1 में। क्या बात कर रहे हो यार, GS1 में 140 प्लस तो टॉपरों का है। मेरे के स्टूडेंट का 182 आया है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया GS1 का सिलेबस। GS2 का देखें ज़रा। ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। क्यों है, क्योंकि मैं बताता हूँ। जो बच्चे इस बार पास करके गए हैं मेरे, जिनका हुआ है, उनका भी यही हाल था। उन्होंने भी बोला कि मेरे 2 से 3 सवाल छूट रहे थे, कुछ भी लिख के हम बाहर आ गए। 2 से 3 क्वेश्चन जो है, सवाल जो है, वो उनके छूट रहे थे। अंत में उन्होंने कुछ भी लिख के बाहर आए। क्यों? क्योंकि काउंट करने में देखिएगा 20 प्लस है, 20 के आसपास में सवाल आपको 3 घंटे में लिखने होते हैं। वो भी कोई नॉर्मल सवाल नहीं होता है। BPSC PT ऑब्स्टेकल तो है ही, BPSC मेंस उससे ज़्यादा बड़ा है। 68, 69 का जो पेपर है, उसी का आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पेपर का पैटर्न चेंज नहीं करते हैं ये लोग, तो पेपर आसान नहीं होने वाला है। देखिए इसमें क्या क्या होता है। भारतीय राज्य व्यवस्था लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भारतीय राज व्यवस्था। क्या पॉलिटी लिखा हुआ है? नहीं, गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या होता है? गवर्नेंस का मतलब सरकार हो गया। सरकार में सब आ जाएंगे। आर्टिकल 12 नहीं, आर्टिकल 12 वाला नहीं। जनरली जो बोलचाल में सरकार होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत, ये सब आ जाते हैं। पंचायत और आपके अधिकार, आपके अधिकार बोले तो मूल अधिकार, सरकार के अधिकार बोले तो कुछ हो सकता है। उसके अलावा DPSP हो गया, इसमें संसद हो गया, राष्ट्रपति राज्यपाल हो गए। राष्ट्रपति राज्यपाल, स्टेट स्पेशल में एक ही चीज़ पढ़ना है, राज्यपाल पढ़ना है, बिहार के गवर्नर पढ़ना है। स्टेट स्पेशल में राष्ट्रपति राज्यपाल हो गए। इसमें सांप्रदायिकता आ गया। सोशियोलॉजी भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया इसमें। यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको, आगे आएगा। इन्होंने सोशियोलॉजी के भी कुछ चैप्टर इंक्लूड किए हुए हैं, जैसे सांप्रदायिकता से और धर्म से, संप्रदाय से, उसके अलावा क्या बोला है तो सेकुलरिज्म से एक सवाल की गारंटी होती है। चलिए आगे बढ़ते। पेपर मैं आपको दिखाऊंगा गुरु, पेपर मैं आपको दिखा के याद करवा दूंगा प्रीवियस ईयर का। तो ये क्या हो गया? गवर्नेंस। क्या ये पॉलिटी है? नहीं। पॉलिटिकल साइंस है क्या? नहीं। गलत भाषा, गलत शब्द का उपयोग नहीं। पॉलिटिकल साइंस का एप्लीकेशन होता है गवर्नेंस। गवर्नमेंट कैसे बनती है, तो उसके पीछे जो सिद्धांत काम करते हैं ना, जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल काम करता है, उसी प्रिंसिपल का अध्ययन पॉलिटिकल साइंस में किया जाता है। और उस प्रिंसिपल का एप्लीकेशन कहाँ पर किया जाता है? तो गवर्नेंस में। जैसे आप पढ़ते होंगे ना कि क्रिटिसिज्म जब करते हैं तो बोलते हैं मैकियावेलियन टाइप के ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैकियावेली कौन था? बहुत बड़ा थिंकर था, जिसने द प्रिंस नामक किताब लिखी। द प्रिंस, जिसमें उसने बताया कि राजा को हंसना नहीं चाहिए, बहुत कठोर होना चाहिए, बिल्कुल उसको कड़े फैसले लेना चाहिए। मोदी जी की जो लोग आलोचना करते हैं, बोलते हैं कि ये मैकियावेलियन टाइप के पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये क्या है? ये फिलॉसफी है, इसके पीछे का सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, जिसका एप्लीकेशन किस में होता है? गवर्नेंस में होता है। गवर्नेंस यानी कि सरकार में होता है। सरकार यानी कि जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द सरकारी तंत्र दिख रहा है, वो सब सरकार है। आर्टिकल 12 नहीं, ये अलग है। ठीक है, अगला आ जाइए, इंडियन इकोनॉमी और भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, क्या बिहार का भूगोल लिखा है? अंदर लिखा होगा। भारत के विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, इम्पैक्ट,
इम्पैक्ट पूछा गया है, प्रभाव पूछा गया है, प्रभाव पूछा गया है, और ये भूमिका तो पूछा ही है भाई, क्या उनका सिग्निफिकेंस है उसमें, क्या उसका महत्व है, ये पूछा गया है। किसका? साइंस और टेक का। तो इस साइंस और टेक के साथ एक सवाल ये हर साल इंक्लूड करते हैं जिसको कहा जाता है आपदा प्रबंधन। क्या कहा जाता है? डिजास्टर मैनेजमेंट। जैसे पूछा जाएगा बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बाढ़ पूछते हैं, सूखा पूछते हैं, सूखा पूछ सकते हैं, शहरीकरण पूछ सकते हैं, शहरीकरण भी इसी के अंतर्गत आता है बंधुओं। और क्या आएगा? और क्या आएगा? और कुछ भी है, भूकंप आ सकता है, भूकंप आ सकता है, और क्या आ सकता है? बाढ़ वगैरह के अलावा सोच सकते हैं आपदा में, जैसे सुनामी आता है, कोई सुनामी टॉपिक में है तो वो सुनामी पूछा जाएगा। और क्या आता है आपदा प्रबंधन में? तो और जैसे चक्रवात, क्या चक्रवात आपदा है? बिल्कुल आपदा है। अगर भीषण चक्रवात आए तो वो आपदा में आती है। तो साइक्लोन वगैरह अगर कोई चर्चा में है तो वो आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब आते हैं कि GS2 में पूछा क्या जाता है। एक शब्द में बोलूँ मैं आपको, तो GS2 में करंट अफेयर पूछा जाता है। अगर GS2 में 30 सवाल आए हैं तो 30 में से 25 सवाल डायरेक्टली करंट अफेयर होता है। जो 6 मंथ का, मेंस के लिए कितना करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है? 6 मंथ का। वैसे 6 मंथ से होता कुछ नहीं है, क्योंकि रेफरेंस तो आपको पीछे के करंट से मिल सकता है। 6 मंथ का करंट अफेयर अगर आप जेन्युइन तरीके से, खूब अच्छे से विश्लेषण, फैक्ट इन सब के साथ पढ़ के जा रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम में GS2 में तो दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि पॉलिटी पूछेगा तो करंट, ज्योग्राफी पूछेगा तो करंट, डिजास्टर मैनेजमेंट पूछेगा तो करंट, इकोनॉमिक्स पूछेगा तो करंट, सबका करंट ही करंट पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको ज़रा विस्तार से और भी समझते हैं कि क्या क्या इन्होंने क्या विस्तार दिया। फिर हम लोग कुछ सवालों को देखेंगे जिससे आपको अंदाज़ा तो लगे भाई क्या पूछता है। उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे हम लोगों के भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था। बिहार की राजनीतिक व्यवस्था जब इन्होंने बोला है ना, इन्होंने क्या पूछा है, मैं आपको एक सवाल बताता हूँ 68 का। बहुत ही शानदार सवाल इन्होंने पूछा। इन्होंने पूछा कि हाल के दशक में, क्या पूछा? हाल के दशक में बिहार की राजनीतिक प्रणाली परिवर्तित हो रही है। पूछा कि हाल के दशक में बिहार की राजनीतिक प्रणाली जो है ये परिवर्तित हो रही है, ये क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं, ये पूछा था इन्होंने सवाल। बेहतरीन सवाल है। क्या है इसमें फैक्ट है कोई? क्या नहीं। क्या इसको पढ़ सकते हैं कहीं से? नहीं, कहीं से भी पढ़ के नहीं जा सकते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में GS1 को छोड़ दीजिए, GS2 में 50% से 60% सवाल ऐसे होंगे जो आप सोचकर वहीं पर कंस्ट्रक्ट करेंगे आंसर और वहीं पर लिखेंगे। पढ़ा हुआ का ज़्यादा योगदान नहीं हो पाएगा, आपकी समझ का योगदान ज़्यादा होगा। जैसे बाढ़ से सवाल पूछा है तो क्या वाकई बाढ़ पढ़ने की आवश्यकता है क्या? मुझे बताइएगा जेन्युइन। क्या आपको कारण नहीं पता बाढ़ का? क्या आपने ऑब्जर्व किया है कभी कि क्या कारण है? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप, बाढ़ का क्या कारण हो सकता है? सोचिए ज़रा, सोचिए और एक कॉपी निकालिए, उस पर लिखिए पहला कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण, चौथा कारण, पांचवा कारण। हो गया भाई, बाढ़ का कारण आपने लिख दिया। अब बाढ़ का क्या समाधान निकालेंगे? मान लीजिए आप SDM बन गए, SDM साहब बन गए, DYSP बन गए, कलेक्टर कमिश्नर जो बनना है बन गए। अब समाधान क्या निकालेंगे उसका? क्या ये पढ़ने की चीज़ है? क्या इसको किताब में पढ़ना पड़ेगा? क्या पढ़ना पड़ेगा? हाँ, कोई केस स्टडी है इसमें, कहीं पर किसी ने बहुत ही इंतजाम बहुत ही शानदार से किया है, कहीं पर कोई अद्भुत तरीका उन्होंने निकाला है बाढ़ से निपटने का। अगर वो कहीं पर न्यूज़पेपर में पढ़ा है तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते। बाकी तो इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, अलग से कुछ पढ़ना है क्या? नहीं ना। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि GS2 में मैक्सिमम सवाल इस प्रकार के होंगे जिसमें आपको सोचना पड़ेगा। तो बिहार की राजनीतिक व्यवस्था, पहला सवाल मैंने आपको क्या उदाहरण दिया, जो सबसे कठिन सवाल आज तक पूछा था वो 68 में पूछा था। इन्होंने पूछा कि 10 वर्षों का विश्लेषण दीजिए हमें। शानदार सवाल था, BPSC का वो अलग ही लेवल था, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित सवाल होंगे। भारत का अर्थव्यवस्था, भारत और बिहार का भूगोल। अब ये क्या बोला है भाई, बिहार के भूगोल में क्या पूछते हैं ये? तो सबसे पहला जो पूछेंगे आपसे, बिहार के खनिज। और बिहार के खनिज को क्या करते हैं, ये इकोनॉमिक्स से जोड़ देते हैं। इकोनॉमिक्स से जोड़कर मैं आंसर राइटिंग में लिखवाता हूँ बच्चों से, क्या बोलते हैं वो, बिहार के खनिज का बिहार के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। और अतुल प्रसाद जी के समय में BPSC ने एक अद्भुत सवाल पूछा। क्या अद्भुत सवाल पूछा? उन्होंने बोला कि मैप बनाकर बिहार के खनिजों को क्या कीजिए, तो हाईलाइट कीजिए, दिखाइए कि कहाँ कहाँ पर कौन से खनिज पाए जाते हैं, और किसी 3 क्षेत्र के बारे में आप लिखिए आंसर। ये BPSC का सवाल है, बैंड बज जाएगा इस सवाल को हल करने में, इतना आसान नहीं है ये। तो ये बिहार के ज्योग्राफी को
बिहार के करंट अफेयर्स उन्होंने रिलेट किया और फिर पूछा। अब बिहार स्पेशल करंट इकोनॉमिक्स का कहाँ से तैयार करें, एक सोर्स, उसके अलावा कोई सोर्स नहीं रखनी है, वो है कौन सा, तो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे। जिनको भी मेंस देना है बिहार का इकोनॉमिक सर्वे डाउनलोड कीजिए, चैप्टर वाइज में उसको पढ़िए और उसके क्रक्स निकाल कर रख लीजिए। जैसे पहला चैप्टर हमने पढ़ा, उसका क्रक्स निकाला, उसको रख लिया, इससे सवाल बनेंगे। मैं भी कुछ कुछ आपको पढ़ाऊँगा, GS1 GS2 के बहुत सारे टॉपिक मैं आपको लेक्चर देकर पढ़ाऊँगा इसी पर। कुछ आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। आज मैंने इस तरह बनाने की वीडियो कोशिश की है। भूगोल संबंधी भारत की योजना और भारत का भौतिक भूगोल, फिजिकल, आर्थिक, भारत का खनिज संपदा क्या हो गया, भारत का आर्थिक भूगोल हो गया। सामाजिक भूगोल भी पूछा जाता है, सामाजिक भूगोल पूछा जाता है। सामाजिक भूगोल, जैसे सामाजिक भूगोल का वैसे तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा है, लेकिन शहरीकरण, अर्बन प्लानिंग वगैरह से सवाल BPSC ने पूछे हैं, तो आप मान सकते हैं कि इस तरह से वो क्या है, तो सामाजिक भूगोल में आएगा। भारत के विकास से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव संबंधित तीसरे खंड में प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 खंड होता है GS2 में। पहला खंड में आपके पॉलिटी के सवाल होते हैं, दूसरे खंड में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के सवाल होते हैं, तीसरे खंड में आपका साइंस एंड टेक के सवाल होते हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट के सवाल होते हैं। इस प्रकार से आपका कंस्ट्रक्ट किया जाता है पेपर को, ठीक है। और सभी में शॉर्ट आंसर भी होगा और लॉन्ग फॉर्मेट के आंसर भी होंगे। देखिए अगला क्या है, भारत और बिहार में विज्ञान प्रौद्योगिकी महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी परीक्षा करें। इनमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा, यानी कि आपसे एप्लीकेशन पूछा जाएगा। जैसे कोई सवाल का एग्जाम्पल दीजिए सर, तो आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे बिहार में गवर्नेंस के बारे में शानदार सवाल पूछा था पिछली बार शॉर्ट आंसर में, लेकिन उन्होंने पूछा था। बिहार के टूरिज्म के बारे में पूछा, बिहार के गवर्नेंस के बारे में पूछा, बिहार सरकार की कोई योजना आई थी उसके बारे में सवाल पूछा। नीति आयोग का जरा प्रश्नों को देखेंगे ना, नीति आयोग का एक लॉजिस्टिक रैंकिंग आया था। लॉजिस्टिक का मतलब होता है कंपनी से कोई उत्पाद निकल के आपके पास जो पहुंच रही, वो लॉजिस्टिक ही होता है बीच में, तो लॉजिस्टिक रैंकिंग पूछा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसका कोई रैंकिंग होगा तो वो पूछा जा सकता है आपसे, उसका कोई रिपोर्ट आएगा तो वो पूछा जा सकता है आपसे। प्रधानमंत्री अटल इनोवेशन योजना जो है, ये मैंने पढ़ाया था, ये GS2 में पूछा गया है। तो ये क्या मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अब जरा पेपर को देखिए, और बुक लिस्ट तो मैं अगले में बता दूंगा। वैसे एक नज़र में अगर मैं बताऊं तो किसके लिए, GS1 में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, BL ग्रोवर अगर आपको डीप पढ़ना हो तो, और आर्ट एंड कल्चर के लिए दृष्टि IS आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है हिंदी माध्यम में, UPSC वाली, इंग्लिश में भी आती है, वो आप ले सकते हैं। और DI के लिए तो PYQ एनफ है। IR के लिए मैं आपको टॉपिक दूंगा, मंथली करंट अफेयर मैगजीन से तैयार हो जाएगा। GS2 में अगर पॉलिटी की बात करो तो M लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है वो। बिहार स्पेशल के लिए KB सिनैनो की बुक ले सकते हैं, मेंस वाली बुक लीजिएगा, या दृष्टि की भी मेंस की जो बिग बुक आती है BPSC के लिए, वो आप ले सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए दृष्टि क्विक ज्योग्राफी की बुक आती है, इकोनॉमिक्स के लिए दृष्टि क्विक इकोनॉमिक्स ले सकते हैं आप। और कौन सा बच गया, साइंस एंड टेक PYQ से तैयार कर सकते हैं, UPSC PYQ से तैयार कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन आपको करंट अफेयर में मिल जाएगा। ये तो रहा आपका छोटा सा बुक लिस्ट। मैं एक वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि बच्चों को पसंद होता है इस प्रकार की वीडियो में बना दूंगा। लेकिन अब जरा प्रश्नों को देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए हैं। देखिए GS1 के प्रश्न हैं, किसके, GS1 के प्रश्न हैं बंधुओं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये 8-8 नंबर के सवाल हैं। 8 नंबर यानी कि कितने वर्ड, तो एग्जाम में आपके पेपर में सवाल के आगे स्पेस दिया हुआ रहेगा, उस स्पेस को आपको भरना रहेगा। जैसे 8 नंबर के लगभग में 1.5 पेज देते हैं, वो 1.5 पेज देते हैं, एक और एक हाफ पेज देंगे आपको लगभग में, यहाँ के हिसाब से कंपेयर करें तो 1.5 पेज देंगे। अब वैसे अगर देखना हो, रूम पर प्रैक्टिस करना हो, तो 8 गुना 10 यानी कि 80 से 100 शब्दों में आप एक सवाल को कंस्ट्रक्ट करें यहाँ पर, ओके। अब जरा देखिए इसमें क्या पूछा है। पहला सवाल बहुत आसान, 1892 का एक्ट पूछा है, याद है तो कर ले जाएंगे। संथाल विद्रोह आपको 80 शब्दों में ही लिखना है। चंपारण सत्याग्रह 80 शब्दों में लिखना है, 80 से 100 शब्दों में, 100 मान लीजिए, जितना वहाँ पर स्पेस रहेगा उसको भर दीजिएगा, कोई गिनता नहीं है, वर्ड कोई एग्जाम में गिनता नहीं है। अगर स्पेस दिया हुआ है उसमें 80 की जगह पर आपने 120 लिख दिया तो कोई मास्टर चेक करने वाला गिनता नहीं है। जो स्पेस दे उसको भर दीजिए, आंसर पूरा कीजिए। मौर्य कला और वास्तुकला, यह लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल इन्होंने 7 नंबर में पूछा हुआ है। मौर्य काल की कला और वास्तुकला आप किस प्रकार 7 नंबर में लिखेंगे, मुझे ज़रा समझाइएगा। प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्र के बारे में पूछा है। एंशिएंट पीरियड में गुफा चित्र जो हैं पूर्वी भारत के
गुफा चित्र जो बने हुए हैं उसके बारे में सवाल पूछा है। सबसे कठिन सवाल था ये इस पेपर का, सबसे कठिन सवाल में से एक था, इतना आसान नहीं है। पूर्वी भारत यानी कि मैप बनाकर आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई जो कौन सा शासक था, एक शासक था ना उड़ीसा का, जिसका नाम क्या था, तो भाई जैसे खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख वगैरह है, तो उसमें जो भी चित्र वगैरह बनाएगा वो लिखना है। पश्चिमी भारत नहीं जाना है गुरु, इसमें आप जो सोच रहे होंगे कि भाई भीमबेटका लिख दे, नहीं, पूर्वी भारत पूछा हुआ है, पूर्वी भारत पूछा हुआ पर्टिकुलरली, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, बड़ा ही शानदार सा सवाल, ये बीपीएससी की खासियत है, मेंस में इन्होंने 2 साल ना इतने शानदार बनाए हैं। प्राचीन काल से बिहार के शिक्षा और आध्यात्म का केंद्र रहा है, विस्तृत व्याख्या कीजिए। मैंने बच्चों से लिखवाए अभी कुछ दिन पहले ही। शिक्षा केंद्र में आप नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताएं। मिथिला क्षेत्र में भी शिक्षा का काफ़ी प्रचलन प्राचीन स्तर से रहा है, प्राचीन काल से ही। अगला कौन सा हो जाएगा, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बता सकते हैं। अब धर्म पर आ जाइए, आध्यात्म यानी कि धर्म, तो बौद्धिज्म का भी केंद्र रहा है, बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है प्राचीन काल में। जैनिज्म का केंद्र रहा है, जैनिज्म का। वैष्णव धर्म का केंद्र रहा है, मतलब सनातन धर्म का केंद्र रहा है, सनातन धर्म का केंद्र रहा है, सनातन धर्म का केंद्र रहा है। तो तीनों धर्म के बारे में आप विस्तार से यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई तीनों धर्म का केंद्र रहा है। प्राचीन भारत पूछा, इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी का नाम और सूफी आंदोलन का नाम अगर आपने लिखा तो फिर आपका आंसर काटूंगा मैं। देखिए क्या लिखा है इन्होंने, प्राचीन काल में लिखा है, मध्यकाल इन्होंने नहीं लिखा है, प्राचीन काल लिखा है। प्राचीन काल लिखा और 38 नंबर का सवाल है, तो थोड़ा सा मैप बनाइए बिहार का और मैप बनाकर दिखाकर इसको लिख सकते हैं। चंपारण नील आंदोलन बहुत बार पूछा है। राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण फिर से आ गया ना, 1885 से 1907 मान सकते हैं, कांग्रेस की फूट तक का उदारवादी चरण माना जाता है। आधुनिक शिक्षा का विकास अभी सिलेबस से बताया, हर दूसरे साल रिपीट होता है, तो ये सब टॉपिक अगर आप करके जाएंगे तो GS1 स्कोरिंग होगा। हाँ, अब आया तबाही, ये GS1 का दूसरा सेक्शन है। तीसरा सेक्शन DI रहता है, दूसरा सेक्शन करंट अफेयर है। अब देखिए क्या सवाल पूछा अद्भुत इन्होंने, लैंगिक रूढ़िवादी धारणाओं से मुकाबला करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता को उल्लेख कीजिए। बहुत ही अद्भुत सवाल था, बहुत सारे टीचर तक इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसमें लैंगिक रूढ़िवादी धारणाओं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, चाहे वो आर्मी में महिलाओं को लेकर दिया है उसने, और ये भी बोला था कि महिला पुरुषों की विवाह की उम्र 1 होना चाहिए, या फिर LGBTQ को लेकर उन्होंने जो फैसला दिया, ये सारे के सारे इसी में आएंगे। 498 दहेज का है, 498A है आपका विवाहोत्तर संबंध, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला दिया था, काफ़ी पहले दिया था। ये केवल 6 महीने का करंट नहीं है, इसको लिखने के लिए आपको साल 1.5 साल का करंट अफेयर चाहिए, तब जाके आप उदाहरण सहित लिख सकते हैं। 8 नंबर का सवाल था, शानदार सवाल था। इसमें आपके पास में ऑप्शन नहीं होता, ये सारे लिखने पड़ते हैं आपको, ये सारे करने हैं आपको, है ना। अगला पूछा UCC पूछा है, UCC पूछा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसके बारे में पूछा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 भी पूछा है इसने, नहीं UCC नहीं है, UCC आगे है इसी पेपर में। ये क्या है, तो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पिछले साल जो भारत के IPC CRPC में चेंज किया गया उसके बारे में सवाल पूछा है। करंट अफेयर से डायरेक्ट सवाल पूछा है। विधायी संस्थाओं यानी कि हमारी विधायिका, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इनमें AI का क्या उपयोग हो सकता है, वो पूछा है। वैश्विक वेतन प्रतिवेदन, ये ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ये खतरनाक सवाल था, इसके बारे में पूछा इसने। ये किसका था, तो ये है आपका ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट शायद उसी का है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। अगला है भारतीय निर्यात प्रोत्साहन पहलों के संदर्भ में विदेश व्यापार नीति 2023 के मौलिक प्रावधान क्या हैं, विदेश व्यापार नीति के बारे में पूछा है। मणिपुर संकट चर्चा में था, वो पूछा है, आप या तो इसको हल करें या फिर ये G20 में सवाल जो पूछा है उसको हल कर सकते हैं आप। ये IR का सवाल यहाँ पर दिया, वो भी विकल्प में दिया इन्होंने। अगला सवाल है कि भारत की समृद्ध विविधता को ध्यान में रखते हुए एक समान नागरिक संहिता, मैंने पहले ही बोला UCC इन्होंने पूछा हुआ था, यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछा हुआ है। और उसके फिर ऑप्शन में चंद्रयान 3 के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, साइंस एंड टेक के बारे में दिया हुआ है। ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका DI का हो गया, DI का क्वेश्चन हो गया। तो GS1 का यही पेपर था गुरु, GS1 का यही है। GS2 का जरा हम लोग देखते हैं GS2 में क्या क्या पूछा गया। ये GS2 का पेपर है, 69 BPSC का GS2 का पेपर है, स्टूडेंट कॉपी लिखा हुआ है। भारतीय संविधान संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक क्रिटिकल एनालिसिस करना है कि मूल ढांचा का सिद्धांत 1973 केशवानंद भारती केस में जो दिया गया,
कई बार ये न्यायालय को अतिशय शक्ति दे देती है, यही है इसका मतलब। ये सवाल पूछा गया था। अब आपको इसमें उदाहरण सहित आपको बताना है। जैसे एनजेएसी का एक शानदार उदाहरण आप दे सकते हैं। नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन जो बनाया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। किसके नाम पर? तो मूल ढांचे का उल्लंघन के नाम पर, कि आर्टिकल 50 और मूल ढांचे का उल्लंघन हो रहा है। और आज तक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर कोई ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया नहीं बन पाई है। तो इसके बारे में सवाल पूछा है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर फैसला आया था, उसके बारे में पूछा है। भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन करना है आपको। भारतीय संविधान का संशोधन आर्टिकल 368 के हिसाब से दो प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है कि भाई सामान्य प्रक्रिया, जिसमें क्या होता है कि भाई 2/3 66% अगर वोट कर देते तो हो जाता है। दूसरा क्या है विशेष में, तो 2/3 वोटिंग दोनों सदनों प्लस आधे से अधिक राज्यों का हमें क्या चाहिए, तो हमें अनुमति चाहिए। तो ये संशोधन प्रक्रिया हो गया। क्या प्रक्रिया पूछा है? क्या प्रक्रिया नहीं पूछा है, क्या पूछा है? आलोचनात्मक। यही तो एंड वर्ड है जो आपको खा जाएगा। आप लिख के आएंगे कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, मैंने तो सारे सवाल हल किए हैं। एंड वर्ड देख ही नहीं रहे हैं। आलोचनात्मक। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया की क्या खामियां हैं, क्या इनकी कमियां हैं, क्या कमियां हैं इनमें, क्या आपको कमियां लग रहा है, उसको लिखिए। क्या कमी है भाई? कमी ये है कि भाई अपने स्तर से केंद्र सरकार कई बार क्या कर सकते हैं, तो संशोधन कर सकते हैं। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, जैसे केंद्र सरकार को जीएसटी जैसे बहुत महत्वपूर्ण कानून लागू करने थे, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, तो हमें आधे से अधिक राज्यों का क्या लेना पड़ेगा, तो हमें सहमति लेना पड़ेगा। उस समय में क्या हो सकता है कि ये एक चुनौती हो सकता है कि देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनों को भी लागू करना कई बार मुश्किल हो सकता है। जीएसटी क्यों इतने साल से लटका पड़ा था? क्योंकि नहीं हो पा रहा था संशोधन इतने बड़े स्तर पर। भारत सरकार के कैबिनेट ने अभी हाल फिलहाल में ही 1 नेशन 1 इलेक्शन को मंजूरी दिया है ना। 1 नेशन 1 इलेक्शन को कैबिनेट ने मंजूरी दिया है। जल्द ही इस पर बिल बनेगा, बिल को मंजूरी दिया है। जल्द ही एक्ट लाया जाएगा, शायद इसी सेशन में आ जाइए। अभी जो विंटर सेशन शुरू हुआ है, तो अब इसको लागू करने के लिए हमें राज्यों से भी लेना पड़ेगा अनुमति। अब अगर राज्य में विपक्षी पार्टियों की सरकार होंगी या फिर वो इससे अगर एग्री नहीं करेंगी तो ये लागू नहीं हो पाएगा। तो ये क्या हुआ, हमारे संविधान संशोधन प्रक्रिया में खामी हो गई है ना। यानी कि हमारा संविधान संशोधन जो है ना तो अधिक कठोर है, ना तो अधिक लचीला है। ये जो इसकी खूबी है ना, ये खामी भी हो जाती है कई बार। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। अगला है जातीय जनगणना। बिहार में चर्चा में तब पूछा गया है। ये सवाल बड़ा ही सुंदर है। भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार, यानी कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स्ट के अनुसार जो उसमें लिखा हुआ उसके अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में क्या संस्थागत संबंध होते हैं। तो जो आर्टिकल हैं उसके आधार पर आपको लिखना पड़ेगा कि आर्टिकल 75 में क्या कहा गया है, 76 में क्या कहा गया है। आर्टिकल याद है तो लिखिए, अन्यथा अगले सवाल पर आ जाइए। संघवाद के बारे में सवाल पूछा है। कोई बीपीएससी का आज तक का पेपर मैंने मेंस का नहीं देखा। 67 देखिए, 68 देखिए, 69 देखिए, 65 भी देख लीजिए। संघवाद, फेडरलिज्म सवाल जरूर पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिहार में गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांतों को क्या सवाल पूछा है बिहार स्पेशल से इन्होंने। बिहार में गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांतों की विशेषता राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के दृष्टिकोण से विवेचित व विश्लेषित कीजिए इसको विश्लेषित। 38 नंबर का सवाल है ये। या फिर स्थानीय शासन के बारे में आपसे पूछा गया है। बिहार में धरातल के उदाहरण सहित आपको बताना था कि स्थानीय शासन के बारे में सवाल पूछा गया है। अब दूसरा खंड है, बहुत सारे सवाल लिखने हो तो GS2 में हाथ दर्द करेगा आपका। भारतीय मानसून, ऊर्जा के स्रोत, पर्यटन उद्योग, सारे लॉन्ग फॉर्मेट के सवाल है जो छोटे छोटे में पूछा है। SC ST जनसंख्या वितरण के बारे में पूछा है। और भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए और उत्तर प्रदेश का वर्णन करना है आपको कि उत्तर प्रदेश जिसमें आता है उसका वर्णन कीजिए। तो उत्तर प्रदेश किस में आता है भाई? भारत के प्रमुख भौतिक विभाग कौन से हो जाएंगे? हिमालय हो जाएगा, उत्तर का मैदान हो जाएगा, है ना। उसके बाद से दक्षिण का पठार हो जाएगा, पूर्वी कोस्ट हो जाएगा, पश्चिमी कोस्ट हो जाएगा। यही तो भारत के भौतिक विभाग हैं। अब उत्तर का मैदान, उत्तर प्रदेश किस में आता है? तो उत्तर के मैदान में आता है। तो उत्तर के मैदान के बारे में आपको विस्तार से लिखना है कि इसका निर्माण गंगा और हिमालय से आने वाली नदियों के जो जलोढ़ मृदा है उनसे इसका निर्माण हुआ है और उसकी क्या क्या खासियत है। तो उसमें बहुत बड़ी आबादी रहती है, खेती के लिए बहुत अच्छी है, सिंचाई के साधनों का विकास हुआ है, परिवहन का विकास हुआ है
और यही सब आप लिख सकते हैं। इसमें वर्षा भी अच्छी खासी प्राप्त होती है, बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर बहती, यही लिखना था उसके बारे में। बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में लिखिए। और जलवायु एग्रो क्लाइमेट जोन जो बिहार बनाया गया उसके बारे में पूछा गया, बिहार स्पेशल। भारत में जनसंख्या निदेशालय द्वारा शहरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है? बहुत कठिन सवाल है, कभी भी इस प्रकार के सवालों को छूना नहीं चाहिए एग्जाम में, ये बहुत कठिन सवाल है। टिकल डाउन पूछा गया है आपसे, टिकल डाउन सिद्धांत कि ऊपर के वर्ग जो हैं, जैसे जीडीपी खूब बढ़ा लो देश का, तो देश के नीचे के लोग अपने आप अमीर होते जाएंगे, ये ट्रिकल डाउन है। टपक टपक के नीचे के लोगों तक विकास पहुंच जाएगा, संसाधन पहुंच जाएगा, इसी को ट्रिकल डाउन कहा जाता है, ये भी पूछा है। इस प्रकार के अनचाहे शब्द और अनसुने शब्द आपसे पूछे जाएंगे। भारत की मानसून प्रणाली के बारे में सवाल पूछा गया है, भारत की मानसून प्रणाली के बारे में सवाल पूछा गया। अब साइंस एंड टेक वाले सेक्शन पर आ गए। कंप्यूटर की क्या भूमिका है आधुनिक समाज में, सोसाइटी में? समुचित उदाहरण के साथ टेक्नोलॉजी एवं सामाजिक विकास के संबंध की विवेचना कीजिए कि तकनीकी विकास से सामाजिक विकास होता है क्या सामाजिक विकास और तकनीकी विकास होता है क्या एक दोनों के दूसरे के पूरक हैं? क्या डेवलप सोसाइटी के लिए तकनीकी रूप से विकास आवश्यक है, या तकनीकी रूप से विकास तभी होगा जब एक डेवलप सोसाइटी होगा? इसको आपको लिखना था। बिहार के उद्योग विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका के बारे में लिखना है। कोरोना महामारी के बारे में लिखना था। सतत विकास में टेक्नोलॉजी की भूमिका पर नोट लिखना था। 7 नंबर में ही नोट लिखवा रहे हैं आपसे। तकनीकी का दुरुपयोग और इसका गलत प्रयोग पर्यावरण प्रदूषण की तरफ में ले जाता है, और हम लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन और नैनो टेक्नोलॉजी का असीम संभावना है, ये पूछा गया है। नैनोटेक से हर दूसरे तीसरे वर्ष सवाल पूछा गया है। ये मैंने आपको पूरा पेपर डिस्कस करके समझाया है, पूरा पेपर GS1 GS2 का मैंने समझाया, और डिस्कशन करूँगा। अभी तो एक ही है, मैं आपको 69 का, 68 का, 67 का, 66 का सबका करवाऊँगा। ये सिलेबस डिस्कशन का वीडियो था मुख्य रूप से, लेकिन उससे पहले जिन भी बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, आयोग को चाहिए कि उनका निवारण अवश्य रूप से करें। सोचिए, बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, अगर किसी एक के साथ भी अन्याय हुआ है तो ये बहुत ही बड़ा इशू होना चाहिए कि भाई क्लियर कीजिए, आप बच्चों से बातचीत कीजिए कि क्या हुआ है आपके साथ में। इतने कंप्लेन आ रहे हैं, हमसे कंप्लेन कर रहे हैं, मास्टरों पर भड़ास निकाल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका हमने कुछ नहीं बिगाड़ा है। बिगाड़ा किसने है? आयोग ने। तो अंबेडकर जी ने 3 चीज़ कहा था कि शिक्षित बनिए और एकत्रित होइए। तो शिक्षित तो आप लोग हैं, बिहार के स्टूडेंट्स में एकता का बहुत अभाव है। बहुत ही ख़राब शब्द मैं बोलने जा रहा हूँ, पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। पिछलग्गू होते हैं बिहार के बच्चे। पिछलग्गू जानते हैं? किसी के पीछे चलना चाहते हैं हमेशा कि ये सर हमारा लीड कर देंगे, खान सर आगे चल लेंगे, कोई और दूसरे सर हैं वो आगे चल लेंगे। इस तरह से नहीं होता है स्टूडेंट्स का। आपका जो मांग है, आप अपने में यूनाइट होइए, पहले यूनिटी बनाइए और आगे बढ़िए। किसी सर के पीछे चलेंगे तो सर अपना हित देखेंगे। ठीक है, बस मुझे यही बोलना था। बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन यही चीज़ है। थैंक यू सो मच आप सभी का।